आज हम बात करने वाले हैं साक्ष्यों के सर्वेक्षण की। इस क्लास में खास तौर पर विदेशी साहित्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य एवं साक्ष्य की सीमाओं की बात करेंगे। बात विदेशी साहित्य की। भारत में आए विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गए साहित्य को विदेशी साहित्य कहा जाता है। विदेशी साहित्य को यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। कई इतिहासकार इन साहित्य को विदेशी वृत्तांत भी कहते हैं। विदेशी या विदेशी यात्रियों के विवरण को देशज साहित्य का पूरक माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा भारतीय इतिहास की अहम जानकारी प्राप्त होती है। इस काल के विदेशी साहित्य में 6ठी शताब्दी में कॉस्मोस द्वारा लिखी कॉस्मोस इंडिको प्लेट्स कृति शामिल है। इस काल में फाहियान, हैंसोंग और इत्सिंग जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने भारत की यात्रा की थी। इन यात्रियों से भारत में प्रचलित बौद्ध सिद्धांतों और प्रथाओं का वर्णन मिलता है तथा उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस अवधि में सुलेमान अल मसूदी, अबू जैद अल बिदूरी और इब्न हौकल जैसे यात्रियों और भूगोलवेताओं ने भारत की यात्रा की थी। इस श्रेणी में अल बिरूनी, अल इदरिसी, मोहम्मद उफ़ी और इब्न बतूता भी शामिल हैं। ये सभी अरबी यात्री कहलाते हैं। इन सब की रचनाओं से लगभग एक जैसी रचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे व्यापारिक गतिविधि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन, प्रथाओं और विश्वास की जानकारी प्राप्त होती है। अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद से 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन किया था। इसके अलावा इस काल में चीन से, अफ्रीका से, फ्रांस से, यूनान से और यूरोप से भारत में यात्री आए थे। बात पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक साक्ष्य अलिखित होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य उन साक्ष्यों को कहा जाता है जिनको पुरातत्ववेत्ता खनन और उत्खनन के आधार पर अवशेषों के रूप में तथा वस्तुओं के रूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे प्राचीन साक्ष्य को ही पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, शिलालेख, मुहरें, मृत्भांड, मनका, मूर्तिकला, स्मारक, सिक्के एवं चित्रकला आदि आते हैं। इसे साहित्यिक स्रोत का पूरक भी कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत को दो वर्गों में बांटा जाता है, चल और अचल में। बात चल की। चल पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मृत्भांड, मूर्तियाँ, अवशेष, मनके, औजार तथा चित्रकला आदि आते हैं। बात अचल की। अचल साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्थापत्य वस्तुएं, इमारतें और उन अवशेषों को शामिल किया जाता है जिन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बात अभिलेख की। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख अध्ययन या पुरालिपि अध्ययन भी कहा जाता है। अभिलेख ऐसा लेखन है जो पत्थर, लकड़ी, धातु, हाथी दांत की पट्टियों, कांस्य की मूर्तियों, ईंटों, मिट्टी के गोलों, मिट्टी के बर्तनों आदि पर उकेरा जाता है। पुरालेख का अध्ययन का अर्थ अभिलेख को समझना और उसका विश्लेषण करना है। 3री शताब्दी के अंत तक संस्कृत अभिलेखों की प्रमुख भाषा रही थी, पर इन अभिलेखों का खास प्रचलन उत्तर भारत में था। इस भाषा ने न केवल उपमहाद्वीप में
बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी उस संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति से जुड़ी भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया था। पर गुप्तोत्तर काल में क्षेत्रीय भाषाओं और लिपियों का विकास होने लगा। इसके कारण इस काल में गैर संस्कृत अभिलेख भी प्राप्त हुए। पल्लव वंश के शासन के दौरान तमिल दक्षिण भारतीय अभिलेखों की महत्वपूर्ण भाषा बन गई। सबसे पहले कन्नड़ अभिलेख 6वीं से 7वीं शताब्दी के अंत में प्राप्त हुए। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चोल शासकों के शासन के दौरान उनके अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग दिखा। 11वीं शताब्दी में मराठी और उड़िया अभिलेखों की भाषा बन गई। 15वीं शताब्दी के आसपास मलयालम भाषा में भी अभिलेख प्राप्त हुए तथा गुजराती भाषा में भी। अभिलेख कभी कभी महीने, पखवाड़े, दिवस को भी बताते हैं और खगोलीय विवरण भी देते हैं। अभिलेखों का वर्गीकरण उनके विषय वस्तु के आधार पर किया जाता है, जैसे आधिकारिक, धनात्मक, समर्पित, स्मारक के रूप में। भूमि अनुदान पत्र एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिससे राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और धार्मिक प्रतिष्ठानों में दिए गए अनुदानों की जानकारी प्राप्त होती है। शाही अभिलेख में प्रशस्तियाँ शामिल हैं, जो शाही वंशावली और राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं। साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में अभिलेखों में स्थायीपन होता है। इन अभिलेखों का उपयोग राजनीतिक संरचनाओं, प्रशासनिक और राजस्व प्रणालियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस काल में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांवों को अग्रहार या ब्रह्मदेय के रूप में जाना जाता था। बात सिक्कों की। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्माटिक्स कहा जाता है। आधुनिक समय में मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। पूर्वी दक्कन में इक्ष्वाकुओं ने सातवाहन सिक्कों के अनुरूप शीशे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए थे। दिनार के रूप में ये सिक्के उत्तर भारत में प्रचलित थे। इन सिक्कों से राजा के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। स्कंदगुप्त के शासनकाल के बाद सोने के सिक्के की शुद्धता में गिरावट आने लगी। गुप्त राजाओं ने चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी किए, जिनकी संख्या काफ़ी कम थी। कभी कभी सिक्के न केवल राजाओं के नाम बल्कि उनके जीवन संबंधी जानकारी देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम राजा ने एक लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ की जानकारी इन सिक्कों से ही प्राप्त होती है। इन सिक्कों से समुद्रगुप्त के युद्ध कौशल की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा उनके संगीत प्रेमी होने की भी जानकारी इन सिक्कों से प्राप्त होती है। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिसे दिनारस कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुधगुप्त जैसे शासकों ने भी चांदी के सिक्के जारी किए थे। इस सिक्कों से उस समय की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। मध्यकालीन काल में राजवंशों ने मिस्र धातु के सिक्के जारी करने आरंभ कर दिए थे। इस प्रकार के सिक्के गुज्जर और प्रतिहार राज्य में प्रचलित थे। इसके अलावा राजपूताना और गुजरात में भी इस तरह के सिक्के प्रचलित थे। तांबे के सिक्कों का प्रयोग 8वीं से 9वीं सदी के मध्य सिंध के अरब गवर्नरों ने की थी। कश्मीर में तांबे के सिक्कों को विनिमय के बिल के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के राजाओं ने
सोने के सिक्के जारी किए थे। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इन सिक्कों को हरिकेल के रूप में जाना जाता था। बात अन्य पुरातात्विक अवशेषों की। इस काल में वास्तुशिल्प और मूर्तिकला के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अंतर्गत पुराना किला, अहिच्छत्र, बसाड़, भीता, अरिकामेडु और कावेरी पट्टनम जैसे स्थल को रखा जाता है। गुप्त काल के आरंभ में एक सीढ़ीदार मंदिर अहिच्छत्र पाया गया था। गुप्त काल का संरचनात्मक ढांचा हुलास खेड़ा से प्राप्त हुआ था। मध्य गंगा घाटी से एक ब्राह्मी लिपि में अंकित एक मुहर प्राप्त हुई थी। पटना के कुम्भरहार में एक बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले थे। महास्थानगढ़ में पकी हुई ईंटों से बने अवशेष प्राप्त हुए थे। बसाड़ में हुए उत्खनन में सैकड़ों मुहरें प्राप्त हुई थी। शुंग और कुषाण काल के दौरान अधिकतर भवन नए ईंटों से बने थे। प्रयागराज के पास भीता में विभिन्न समय की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इस काल के पुरातात्विक अवशेष धर्म और व्यापार के बीच के संबंध को दिखाते हैं। बात साक्ष्य की सीमाओं की। साक्ष्य की कई सीमाएं हैं, जैसे साक्ष्य की निश्चित तारीख का न होना इसकी पहली समस्या है। इसकी दूसरी समस्या साहित्यिक साक्ष्य सटीक तारीख और लेखों की समस्या से जुड़े होते हैं। इसकी तीसरी समस्या अभिलेखों की संख्या कम है और उनसे स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। चौथी समस्या भाषा और लिपि भी एक समस्या है, जिसकी वजह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा इन सभी से उनके वास्तविक महत्व और संदर्भ का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से ये सभी सीमाएं 300 से 1200 ईस्वी के इतिहास के लेखन को प्रभावित करते हैं।